एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको क्लास 11 फिजिक्स का सभी थ्योरी पार्ट मिलेगा, क्वेश्चन का वैरायटी मिलेगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग और नीट और जेई लेवल का सभी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे थ्योरी एक्सप्लेन, थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करेंगे और जो भी नीट और जेई लेवल का प्रॉब्लम है बेसिक से लेकर हम लोग हाई लेवल तक इसमें जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्लास 11 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्लास 11 का चैप्टर 1 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज का फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे। बेसिक जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप होते हैं, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाना है, आपको कैसे सीखना है, बेसिक चीजें हम लोग देखेंगे। तो कई बार यहाँ से डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे ही नीट में प्रॉब्लम पूछा जाता है, या फिर किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है कि नहीं, डायमेंशन होता है या नहीं होता है, इसके बेसिस पे भी नीट में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक चीज देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है ये, फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें अगेन वही चीज, बेसिक चीज हम लोग देखेंगे और मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा सभी टाइप का थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, और ये भी ट्राई करूंगा जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, नीट लेवल का हो या फिर जेईई मेन लेवल का हो, सभी टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो डायमेंशन एनालिसिस यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ हो गया, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास हो गया, मास को भी मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, यानी कि जितने भी क्वांटिटी हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उन सभी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, तो इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो मेजरमेंट नहीं हो सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कैन बी मेजर्ड। और क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, यानी कि फिजिक्स के लॉ बने हुए हैं, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, तो फिजिक्स के किसी न किसी लॉ के बेसिस पे उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी लॉ ऑफ फिजिक्स, इन एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के किसी भी लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसको किसी भी फिजिक्स के लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी में ले रहा हूं डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब। क्लियर है कि नहीं? तो ये डेंसिटी क्या हो गया हमारा, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या होना चाहिए बेसिक चीज डिफाइन करने के लिए? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका बेसिक चीज, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो 5 यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, और मीटर क्यूब ये यूनिट हो गया। तो कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल 5, मीनिंगलेस हो गया। 5 क्या है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, क्या चीज है। ठीक है, तो विदाउट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मीनिंगलेस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सपोज फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल मैं दे रहा हूँ Q, और मैग्नीट्यूड का सिंबल दे रहा हूँ N, और यूनिट का सिंबल U, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को N इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, सपोज हमारे पास लेंथ है, लेंथ इक्वल 1 मीटर,
1 मीटर। अगर मान लीजिए 1 का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं, 1 को मैंने 100 कर दिया तो मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है देन उसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ध्यान देना है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है देन उसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर दोनों एक ही बात हुआ, एक ही सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट ये हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे यूनिट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे n इंटू यू रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, n1 u1 इक्वल n2 u2। ठीक है, इसके बेसिस पे जेई मेन में प्रॉब्लम पूछा जाता है। जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे वहां पे इसका यूज करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं केवल बेसिक चीज क्या चीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसको नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कुछ टाइप होते हैं। जैसे बुक्स में अगर आपने देखा है कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एक नाम से ही पता चल रहा है एलिमेंट्री क्वांटिटी है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्वांटिटी ये भी नेम से ही पता चल रहा है, किसी दूसरे क्वांटिटी को मिला करके अगर कोई क्वांटिटी बनाया जा रहा है देन उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी, थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो यह नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये एक एलिमेंट्री क्वांटिटी है, यानी कि कुछ क्वांटिटी हमने बना दिया है बेसिक चीज से, इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते या फिर दूसरे क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जनरली यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको दूसरे क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में एलिमेंट्री क्वांटिटी है, फंडामेंटल है। क्लियर है कि नहीं? और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके जो भी क्वांटिटी बनेगा उसको डिराइव्ड क्वांटिटी हम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी है जो अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उसको बोला गया है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको देखेंगे हम लोग, नोट कीजिए। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं ये एक एलिमेंट्री क्वांटिटी है, एलिमेंट्री क्वांटिटी, एलिमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि फर्दर ये ब्रेक नहीं हो सकता है ये। क्लियर है? और दूसरा, अभी हमने क्या देखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करना है देन किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूं फंडामेंटल क्वांटिटी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में डेफिनेशन है, फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में डेफिनेशन है, और इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन fundamental quantity, to define fundamental quantity।
क्लियर हो गया? ये बेसिक चीज है फंडामेंटल क्वांटिटी का। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो जनरली बुक्स में या फिर कहीं पर भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अभी जो हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ेंगे, ये अपने आप में फंडामेंटल है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में एक डेफिनेशन है, अपने आप में एक कंसेप्ट होता है, और इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है? यानी यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिए। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। मास सबको पता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है? लेंथ का यूनिट होगा मीटर। एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? एसआई यूनिट। और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। और टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं होता है। तो जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टेम्परेचर का, उसमें टेम्परेचर को एसआई यूनिट केल्विन रखेंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? ये एक ब्राइटनेस हो गया। ठीक है? अगर मान लीजिए ब्राइटनेस ज्यादा है किसी बल्ब का, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। ब्राइटनेस कम है, इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गया। तो इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब ब्राइटनेस होता है। तो इसका यूनिट होगा कैंडेला। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी लिखते हैं। ठीक है? और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के टर्म में लिखा जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका यूनिट हो गया मोल हो गया। ठीक है? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इसके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सेकेंड टर्म आएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है? तो इसका पहला टर्म होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको दूसरे क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अभी जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके अगर कोई नया क्वांटिटी बनाया जाएगा तो उस नए क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे हम लोग। ठीक है? तो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है? कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एरिया ए, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या चीज है? दोनों लेंथ ही तो है, दोनों लेंथ है, दोनों फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट को मिला करके एरिया बना दिया गया। वॉल्यूम, अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबाइड है इस टाइप से। ठीक है? इसका लेंथ L हो गया, ब्रेथ B और हाइट H हो गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके हमने वॉल्यूम बना दिया। डेंसिटी रो, डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड वॉल्यूम। ठीक है? अगेन यहाँ पे 2 क्वांटिटी को मिला करके डेंसिटी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा क्वांटिटी जिसको दूसरे क्वांटिटी के टर्म में लिखा जा सकता है। तो दूसरा क्वांटिटी क्या है? मेनली तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। ठीक है? उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी बनाएंगे।
क्लियर है कि नहीं, नोट कीजिए इसको। इसके अलावा सपोज एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल एम एस डेल्टा टी। एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस इक्वल Q डिवाइडेड M इंटू डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे Q हीट हो गया, हीट जूल होता है इसका यूनिट, मास और ये टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी दूसरे क्वांटिटी को मिला करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनाया गया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है, समझ में भी आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल होता है, एलिमेंट्री क्वांटिटी होता है, और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमें पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। और उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटी बनाएंगे, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी। क्लियर है कि नहीं, इसको नोट कीजिए। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है। प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल सबने पढ़ा होगा, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक प्लेन में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, प्लेन एंगल थीटा हो जाएगा, एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, ये बीच में थीटा एंगल फॉर्म हो गया। क्लियर है। और एक और इसका फॉर्मूला होता है, सपोज एक सर्कल है और ये इसका रेडियस हो गया, ये रेडियस r, पॉइंट A पॉइंट B, ये एक आर्क बन गया, दिख रहा है आपको, ये आर्क बन गया और ये थीटा सबटेंड हो गया। क्लियर है कि नहीं। यानी कि जो आर्क दिख रहा है, आर्क AB, ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू फाइंड किया जाए, थीटा इक्वल लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड रेडियस। सपोज लेंथ ऑफ आर्क L है और रेडियस R है। ठीक है, तो दोनों का यूनिट मीटर होगा, दोनों ही लेंथ है, L लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस दोनों ही मीटर में आएगा, मीटर कट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका यूनिट तो होता है थीटा, ये जो प्लेन एंगल है इसका यूनिट है रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर कट हो गया, इसका डायमेंशन नहीं होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन क्या होता है। अभी के लिए आप याद करिए, ये जो थीटा है, थीटा का यूनिट रेडियन होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल थीटा हैज यूनिट रेडियन इसका यूनिट होता है, बट इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल सपोज ये पूरा एक स्फीयर है। ठीक है, ये पूरा एक स्फीयर है और स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमने कट कर दिया और इन सभी कट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं। ये हो गया। ठीक है, तो ये एक कोनिकल शेप में हो गया। कोनिकल शेप आपने देखा होगा, कोनिकल शेप ये एक 3D में होगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल जैसे कोन होता है ना, कोन यहाँ पे
3D में कोन, ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सर्कुलर पार्ट वाला, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। सपोज ये जो एरिया कट किया गया है, ये जो पार्ट कट किया गया है, इसका एरिया ए है और इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस आर है। तो सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल इक्वल एरिया डिवाइडेड रेडियस होल स्क्वायर, यानी कि ए डिवाइडेड आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन।